उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। 8 से 9 अगस्त 2024 की रात को जब शहर सो रहा था, तब कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हवानियत ने हर दिल को चीर कर रख दिया। नाइट शिफ्ट में काम कर रही उस डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और एक बार फिर हम सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया और दावा किया कि केस सुलझा लिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में एक अकेला व्यक्ति इतनी क्रूरता कर सकता है या फिर इसमें और भी लोग शामिल थे? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर पकड़े गए आरोपी के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही कुछ ऐसे पहलुओं को भी उजागर करेंगे जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इस भयानक घटना में और भी लोग शामिल थे। सो वेलकम टू ए डीप डाइव इनटू कोलकाता डॉक्टर केस। ये कहानी है नंदिनी की, जो नीट का एग्जाम क्लियर करके आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही थी। उसके माता पिता गरीबी की मार झेलते हुए भी अपनी बेटी की एजुकेशन पर पूरा ध्यान दे रहे थे। उसके पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर का खर्च और बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। धीरे धीरे उसने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली और अब आरजी कार मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसके माँ बाप काफी खुश थे, क्योंकि अब उनकी बेटी जल्द ही डॉक्टर बनने वाली थी। लेकिन 9 अगस्त की सुबह उनके सपनों पर एक काला बादल छा गया। उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली। कहानी कुछ ऐसी है कि नंदिनी अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर थी। जैसे ही रात के 2 बजे के आसपास एक हल्की शांति फैली, उसने अपने साथ के 4 और जूनियर डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। फिर जब उसे थोड़ी फुर्सत मिली तो उसने अपनी थकावट को दूर करने के लिए 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में आराम करने का सोचा। इस सेमिनार हॉल में जो कुर्सियां रखी गई थी वो खास तौर पर हॉस्पिटल के फंक्शंस के लिए थी, लेकिन रात के सन्नाटे में यही कुर्सियां और वही हॉल मेडिकल स्टाफ के लिए आराम करने का एक ठिकाना बन जाता था। थके हुए डॉक्टर्स और नर्सेज आराम करने आते, कुछ पल की राहत पाते और फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते। रात 2:30 बजे के करीब ट्रेनी डॉक्टर नंदिनी अपने साथी डॉक्टर से गुड नाइट कहती है और 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में चली जाती है। उसके मन में बस एक ख्याल था, थोड़ी देर आराम करने का, ताकि वो अपनी बाकी शिफ्ट पूरी कर सके। लेकिन नंदिनी को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सोच एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। सुबह के 9:30 बजे हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला और फिर जो उसे दिखाई दिया वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक लड़की पड़ी हुई है, जिसके चारों ओर खून ही खून फैला हुआ है और उसके शरीर पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे के बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। दृश्य इतना भयावह था कि उसकी चीखें सुनकर बाकी स्टाफ भी वहां दौड़ कर आए और जब उन्होंने दृश्य देखा तो वो भी दंग रह गए। सामने लहूलुहान पड़ी थी डॉक्टर नंदिनी। उसके चेहरे से लेकर पैरों तक शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जख्म ना हो। उसकी सांसें अब थम चुकी थी और मौत की यह खामोशी पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब डर का साया छोड़ गई। एक हंसमुख डॉक्टर की रातों रात हुई ये दर्दनाक मौत सवालों के अंधेरे में छिपी रह गई। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की वो शांत रात अब एक अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो चुकी थी। खैर, हॉस्पिटल में जब ये खबर फैली तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। सुबह 11 बजे उन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट से कहा कि डॉक्टर नंदिनी के घर कॉल किया जाए। पहले उनके माता पिता को यह बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। परेशान माता पिता ने वापस कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर 15 मिनट बाद एक और कॉल आया और इस बार ये कहा गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। प्रिंसिपल ने न सिर्फ इसे खुदकुशी घोषित किया बल्कि उस मासूम लड़की को ही दोषी ठहराया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इट वॉज इररेस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट, यानी दोष उस लड़की का था जो अपनी ड्यूटी कर रही थी। और तो और नंदिनी के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बस बिठाए रखा गया। उनकी बेटी की लाश तक दिखाने से इनकार कर दिया गया। इससे क्या जाहिर नहीं होता कि कुछ छिपाया जा रहा था? माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। डॉक्टर नंदिनी के पिता ने जब उसकी लाश देखी उसके बाद ये खुदकुशी वाली बात उनको हजम नहीं हुई, क्योंकि एक लड़की जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है,
ऐसे कौन अपनी जान देता है। खैर, डॉक्टर नंदिनी की लाश का पोस्टमार्टम किया गया और जब रिपोर्ट्स आई तो पूरे हॉस्पिटल में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था क्योंकि डॉक्टर नंदिनी के चश्मे का ग्लास टूटकर उनकी आंखों में चला गया था। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था। उसका बायां पैर टूटा हुआ था। उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। दाहिना हाथ टूटा हुआ था। उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी। होंठ जख्मी थे और होंठ से भी खून रिस रहा था। उसके शरीर पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था और इन सब के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ था कि यह तस्वीर सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि डॉक्टर नंदिनी के साथ जबरदस्ती भी की गई थी और ऐसी जबरदस्ती कि उस हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। जब यह खबर पूरे हॉस्पिटल में फैली तो सभी जूनियर डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी महफूज नहीं है तो फिर कहाँ है। प्रोटेस्ट शुरू हो गया और पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगा। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया, लेकिन जब आंदोलन जोर पकड़ गया तो कोलकाता पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल की जांच शुरू की जहां डॉक्टर नंदिनी की लाश मिली थी। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उसके आसपास के कैमरास को चेक करने पर पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले। कैमरा फुटेज में कई लोग सेमिनार हॉल के आसपास घूमते हुए नजर आए, लेकिन एक शख्स ने सबका ध्यान खींच लिया। ये आदमी हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था। पुलिस ने जब इस शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि ये एक सिविक वॉलंटियर है जो अक्सर हॉस्पिटल आता जाता रहता है। उसका काम पेशेंट्स को एडमिट करवाना और उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करना था। साथ ही वो कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था, जैसे पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम करना। पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है और वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट करवाने के बाद उनका हालचाल जानने आता रहता था। खैर, पुलिस ने जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से कुछ चीजें भी बरामद की थी, लैपटॉप, मोबाइल और एक नेकबैंड ब्लूटूथ। लैपटॉप और मोबाइल की पहचान तो हो गई कि वो डॉक्टर नंदिनी का ही था, लेकिन नेकबैंड ब्लूटूथ जो था, शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि ये डॉक्टर का ही होगा, लेकिन जब उसे डॉक्टर के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो कनेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद आया वो पल जब सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। जब वो सुबह करीब 4 बजे नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था तो उसके गले में वो ही नेकबैंड ब्लूटूथ दिखाई दिया, लेकिन जब वो 4:37 पर वापस लौटा तो उसके गले से वो ब्लूटूथ गायब था। जब वो नेकबैंड डॉक्टर नंदिनी के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ तभी ये बात जाहिर हो गई थी कि जिसका भी ये ब्लूटूथ है कातिल भी वही है। पुलिस ने लाइन से सभी सस्पेक्ट्स के फोन को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन संजय रॉय के फोन को जब कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो तुरंत कनेक्ट हो गया। ये नेकबैंड संजय का था। पुलिस ने तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त भी वो नशे की हालत में था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हालांकि जब उसका नशा उतरा तो उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि क्राइम करने के बाद वो सॉल्ट लेक के पास एक पुलिस बैरक में जाकर सो गया था। पुलिस ने जब उसके फोन को चेक किया तो पाया कि उसके फोन में अश्लील फिल्मों का अंबार था जो उसकी बिगड़ी मानसिकता को दिखा रहा था। संजय, जिसने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी, 3 बीवियां उसे छोड़ चुकी थी और चौथी की मौत हो चुकी थी। उसकी खुद की बहन भी उसकी बुरी आदतों के कारण उससे नाता तोड़ चुकी थी। और आखिरकार कोलकाता पुलिस ने ऐलान कर दिया कि इस रहस्यमयी हत्या के मामले को सुलझा लिया गया है। संजय रॉय, जो कभी पुलिस का मुखबिर हुआ करता था, अब पुलिस की गिरफ्त में था एक मर्डरर और रेपिस्ट के तौर पर। लेकिन अब एक और सवाल जो उठ खड़ा हुआ वो ये था कि क्या संजय रॉय ने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि पूरा कॉलेज यही कह रहा था कि नंदिनी एक हष्ट पुष्ट लड़की थी और संजय एक दुबला पतला इंसान। ऊपर से उस रात वो नशे में धुत था, इतनी बुरी हालत में कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और यही बात इस बात की ओर इशारा करती है कि इस दरिंदगी में संजय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी कई लोग रहे होंगे। जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, प्रेशर बढ़ने लगा और इसके साथ ही कवर अप करने का शर्मनाक खेल भी शुरू हो गया। जूनियर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें धमकियां मिलने लगी। ये खुलासा हुआ कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने सबसे पहले इस केस को खुदकुशी बताने की कोशिश की ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। उन्होंने न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की, बल्कि उस लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए। लेकिन जब मामला हाथ से निकलने लगा तो एक और खेल खेला गया। संदीप घोष ने ये कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है और उस डॉक्टर को वो अपनी बेटी जैसा मानते हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक दिन का दिखावा था, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। संदीप घोष एक बेहद भ्रष्ट आदमी है, ऐसा कहना है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली का। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। सब कुछ चल ही रहा था कि टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप शेयर कर हंगामा मचा दिया। इस क्लिप में 2 लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है, जो ट्रेनी डॉक्टर नंदिनी की जांच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कुणाल घोष का दावा है कि इस फोन कॉल को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। क्लिप में एक आदमी ने पूरे मामले में एक पावरफुल इंटर्न डॉक्टर के शामिल होने की बात कही है और साथ ही किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है। সাসপেক্ট করছিস তোর আরজি করার ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, হচ্ছে না, জেনারেল বডি মিটিং ডিলে করা হচ্ছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ইটসেলফ এসে বলছে যে কেন ঘুমাবে রাতের বেলা, সেমিনার রুম থেকে ঘুমানোর জায়গা, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না এটা তো সুসাইড, যেখানে তোমার কাউন্সিল কমিটি যেটা হয়েছে সেখানে সাইকিয়াট্রির এইচওডি কে রাখা হয়েছে জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট দিদি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেंट। আমার নিজের পার্সোনাল কনভারसेशन হয়েছে দিদির সাথে অনেকবার, দিদি ওয়াज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि क्या उस रात लेडी डॉक्टर की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि जो हैवानियत उन पर की गई थी उन्होंने शोर तो जरूर मचाया होगा और उस टाइम पे हॉस्पिटल पूरी तरह शांत रहता है, तो हल्की सी भी आवाज दूर तक सुनाई दे जाती। जाहिर है कि एक अपराधी जो नशे की हालत में था, उसके लिए लेडी डॉक्टर को इस तरह काबू कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था कि वो चीख भी न पाए। ये तो तभी पॉसिबल है जब इस साजिश में और भी लोग शामिल थे। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद साफ कह दिया कि इस अपराध में 1 से ज्यादा लोगों का हाथ है। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. लेडी डॉक्टर की बॉडी से 150 मिलीग्राम ऑफ सीमन फ्लूइड मिला और आमतौर पर एक आदमी ऑलमोस्ट 15 मिलीग्राम ऑफ सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि डॉक्टर नंदिनी के साथ हुई दरिंदगी अकेले एक आदमी ने नहीं की थी, बल्कि ये कई लोगों की करतूत थी। देश की जनता अब ये देख रही है कि असली गुनहगारों को बचाने के लिए कैसे पुलिस, हॉस्पिटल और सरकार में बैठे कुछ करप्टेड लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई के पास केस पहुंचते ही पूरे सिस्टम में खलबली मच गई। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के आने से पहले ही सबूत मिटाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में ये जघन्य अपराध हुआ, उसके ठीक सामने बने टॉयलेट और रेस्टरूम में रेनोवेशन के नाम पर सबूत मिटाए गए। मगर इतना ही काफी नहीं था, तो काफी सारे गुंडों को भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आतंक फैलाया गया, ताकि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटाए जा सके और धरने पर बैठे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का हौसला तोड़ा जा सके। फिलहाल अब इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सीबीआई इस मामले की सच्चाई जल्दी उजागर कर पाएगी। अगर हम सीबीआई के पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ये साफ है कि कई हाई प्रोफाइल केसेस में भी जांच की रफ्तार धीमी रही है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो या कोई और। अक्सर जांच लंबी खिंच जाती है और जनता को इंतजार की लंबी घड़ियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि इस मामले में सीबीआई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, या फिर ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब इस केस में एक और नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस केस के तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इतिहास से जुड़ते हैं। कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है, और यकीन मानिए अगर इस थ्योरी में जरा सी भी सच्चाई है
तो इस पूरे मामले की तह तक जाने पर कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपके होश उड़ा दे। काफी हद तक संभव है कि यह सिर्फ एक आम अपराध या रेप का केस ना हो, इसके पीछे कुछ बड़े और रसूखदार चेहरे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर्स में से ही कुछ चेहरे आपको सामने देखने को मिले। तैयार रहिए, क्योंकि सच का सामना करना मुश्किल हो सकता है और वो सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकता है।